पंजाब सिखों के हाथ से निकलकर कैसे अंग्रेजों के पास चला गया। पंजाब की तारीख की वो कौन सी लड़ाई थी जिसने इसकी तारीख का रुख मोड़ दिया और इसे पंजाब का वाटरलू कहा जाता है। पंजाब जो कि अंग्रेजों के हिंदुस्तान पर मुकम्मल कब्जे की राह में आखिरी रुकावट था, इसकी खालसा फौज को अंग्रेज फौज ने कैसे शिकस्त दी। लाहौर दरबार की गेम ऑफ थ्रोन्स ने कैसे पंजाब की तारीख बदल दी। इन पहली एंग्लो सिख वॉर्स और पंजाब के वाटरलू की कहानी जानिए इस वीडियो में। जिस तरह से वाटरलू की लड़ाई को यूरोप की तारीख का वो मोड़ समझा जाता है जिसने यूरोप की तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, इसी तरह से सबराओं की एक लड़ाई को बरसगीर पाक व हिंद का फैसला कुन मोड़ कहा जाता है। ये लड़ाई पंजाब में सिखों और ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस के दरमियान हुई, जिसने न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर ब्रिटिश राज की राह हमवार कर दी। दरिया सतलुज के किनारे होने वाली ये लड़ाई फरवरी 1846 में पहली एंग्लो सिख वॉर्स में हुई, जिसमें एक तरफ तो सिख फौज के अपने ही कमांडर्स ने फौज को फतह से दूर कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ शाम सिंह अटारीवाला जैसे जर्नैलों ने बहादुरी की एक नई तारीख रकम की। इस लड़ाई के बाद सिखों के पंजाब से राज का खात्मा शुरू हो गया। यह लड़ाई इस कदर खौफनाक थी कि इस लड़ाई में 10,000 सिख मारे गए और 2,383 अंग्रेज फौज के सिपाही जख्मी या हलाक हुए। इससे पहले वीडियो में मैं सिख दरबार के गेम ऑफ थ्रोन्स और रंजीत सिंह के बाद लाहौर दरबार के हालात पर बात कर चुका हूँ। एक नौउम्र राजा के होते हुए इस दरबार में कई लोग पंजाब के तख्त पर बैठने के या तो खुद ख्वाब देख रहे थे या फिर किसी को इस पर बैठाने के। वो एक ऐसी सूरत हाल भी देख रहे थे जिसमें अंग्रेजों के आने के बाद वो अपनी पोजीशन को मजबूत होता देखना चाहते थे। इन गेम्स ऑफ थ्रोन ने सिखों को बहुत कमजोर कर दिया था। मैं मुदकी और फिरोज शाह की लड़ाइयों की बात कर चुका हूं और उन हालात की भी जिनमें ये पहली एंग्लो सिख जंगें शुरू हुई। फिरोज शाह की जंग, जिसमें खालसा फौज को एक जीती हुई जंग और फतह से महरूम कर दिया गया था, एक बड़ा सेटबैक था। इस जंग का नतीजा बहुत मुख्तलिफ हो सकता था और यह भी हो सकता था कि अंग्रेजों का ना सिर्फ पंजाब बल्कि हिंदुस्तान से ही पैकअप हो जाता, लेकिन ऐसा ना हो सका। फिरोज शाह में जो खौफनाक जंग हुई, उसके बाद दोनों फौजें एडवांस करने की सलाहियत नहीं रखती थी। सिख फौज सतलुज के पार वापस चली गई। लॉर्ड हार्डिंग इस लड़ाई में जनरल गॉफ के टैक्टिक्स और जिस तरह से उसने ये लड़ाई लड़ी थी उससे भी खुश नहीं था। वो शिकस्त से बाल बाल बचे थे, इसलिए वो जनरल गॉफ को भी बदलना चाहता था, लेकिन जंग अभी चल रही थी और इस दौरान ऐसा करना मुश्किल था। जनरल गॉफ जैसा कोई एक्सपीरियंस जनरल भी मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ सिख फौज भी खासी मायूस थी। अगरचे सिख जर्नैलों को यह मालूम होता जा रहा था और यह सेंटिमेंट मौजूद था कि तेज सिंह और लाल सिंह या तो इनफेक्टिव हैं या फिर कंपनी सरकार से मिले हुए हैं, लेकिन उन्हें लाहौर दरबार की फिर भी भरपूर हिमायत हासिल थी। लंदन में भी अंग्रेज फौज की इस कारकर्दगी और नुकसानात पर खासी तनकीद हुई। अगरचे अंग्रेज फौज ने इस जंग में फतह का दावा किया था, लेकिन पार्लियामेंट में एक मेंबर ने इसे हाई कॉस्ट ऑफ विक्ट्री करार दिया। लॉर्ड हार्डिंग ने खुद भी कहा कि इस तरह की एक और फतह हुई तो बस वी आर लॉस्ट। लेकिन पंजाब में अंग्रेज फौज को अब दिल्ली से मदद आना शुरू हो गई। 6 जनवरी को सर जॉन ग्रे की क़यादत में 10,000 फौजियों ने जनरल गॉफ की फौज को ज्वाइन कर लिया। दूसरी तरफ पंजाबी फौज को अपनी सप्लाईज और री एनफोर्समेंट में मुश्किल पेश आ रही थी। उन्होंने लाहौर दरबार से भी दरख्वास्त की, लेकिन उन्हें वहां कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला और खाली हाथ वापस आना पड़ा। खालसा आर्मी और अंग्रेज फौज का अगला टकराव तकरीबन 1 माह बाद अलीवाल के मकाम पर हुआ। यह लड़ाई 28 जनवरी को हुई। सिख फौज की एक फोर्स थी जिसकी कमांड रंजोर सिंह के पास थी। रंजोर सिंह देसा सिंह का बेटा था, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के बड़े इंपॉर्टेंट जनरल्स में से एक था। उसकी क़यादत में 12,000 फौज ऑन द मूव थी। इन्होंने सतलुज क्रॉस किया और अजित सिंह के साथ मिलकर लुधियाना की तरफ मार्च शुरू कर दिया। कंपनी ने इस फोर्स का मुकाबला करने के लिए मेजर जनरल हैरी स्मिथ की क़यादत में फौज भेजी। इन दोनों फौजों का टकराव पहले 21 जनवरी 1846 को बदवाल के मकाम पर हुआ और फिर उसके बाद 28 जनवरी को अलीवाल में दोनों फौजों के दरमियान भरपूर लड़ाई हुई।
इस लड़ाई में पंजाबी फौज की 3000 कैजुअल्टीज थी, जबकि अंग्रेज फौज के 598 सिपाही हलाक या जख्मी हुए। इस जंग में रणजोत सिंह की सिख फौज अपनी तमाम आर्टिलरी से महरूम हो गई, जो कि खालसा फौज के लिए एक बड़ा नुकसान था। और इस लड़ाई में फतह से अंग्रेज फौज को कुछ हौसला भी मिला। इस जंग के बाद रणजोत सिंह की फौज फलोर की तरफ चली गई। सिखों की मेन फोर्स ने इस दौरान एक डिसाइसिव बैटल की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन फैसला ये हुआ कि उनकी टैक्टिक इस अगली लड़ाई में डिफेंसिव होगी। उन्होंने सतलुज के पार सबराओं के मकाम पर कश्तियों का एक पुल बनाया और इसके किनारे पोजीशन संभाल ली। तय ये हुआ कि सतलुज का ये किनारा खालसा आर्मी का अंग्रेज फौज के खिलाफ स्टैंड होगा। सबराओं का गांव भारतीय पंजाब के तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में दरियाए सतलुज के किनारे है। अब दूसरी तरफ गौफ और हार्डिंग सिखों की इस एनकैंपमेंट पर हमले के वॉर प्लान्स बना रहे थे। गौफ को ये इत्तला मिल चुकी थी कि सिखों का राइट फ्लैंक कमजोर है और उन्होंने यहाँ से सिख फौज पर हमला करने का फैसला किया। कहते हैं 10 फरवरी को कंपनी की फौज को बगैर किसी बिगल और ड्रम बीटिंग के रात 2 बजे उठाया गया। उन्होंने अंधेरे में जाकर अपनी पोजीशन संभाली। इस जंग में गौफ की फौज की तादाद 20,000 के करीब थी और उनके पास 65 गन्स थी। कहते हैं उस सुबह सतलुज के किनारे हैवी फॉग थी और अंग्रेज फौज को अटैक करने के लिए इसके छटने का इंतजार करना पड़ा। दूसरी तरफ भी 20,000 सिख फौज थी, लेकिन उनकी बैक पर दरियाए सतलुज था। सिखों की फौज की कुल तादाद तो 42,000 थी, लेकिन इनमें से आधी तकरीबन 22,000 दरिया के दूसरी तरफ थी, जिसकी कमांड लाल सिंह के पास थी। तेज सिंह के अंडर कमांड 20,000 फौज दरिया के आगे अंग्रेज फौज का मुकाबला कर रही थी। खालसा फौज की इन दोनों पोजीशंस के दरमियान कश्तियों का बना हुआ एक ब्रिज था, जो कि दोनों फोर्सेस का जरूरत पड़ने पर मिलने का वाहिद चांस और कनेक्शन होता। सबराओं में सिख फौज की हिकमत अमली पर भी बहुत बहस है कि सतलुज दरिया के किनारे आगे आकर ये पोजीशन लेने का फैसला क्यों किया गया, क्योंकि ये किसी भी फौज के लिए एक नाइटमेयर होता कि उसके पास रिट्रीट के लिए कोई रास्ता ही नहीं। इस जंग से पहले 3 दिन तक बारिश भी होती रही, जिसकी वजह से दरिया में पानी का बहाव भी ज्यादा हो गया था और एक तरह से स्वोलन रिवर था, और इस वजह से ये पुल पहले ही खतरे में था। लेकिन इस फौज की कमांड लाल सिंह और तेज सिंह के पास थी, जो इसके तमाम फैसले कर रहे थे। लेकिन इसी सिख आर्मी में शाम सिंह अटारी वाला जैसे कमांडर्स भी शामिल थे। शाम सिंह अटारी वाला एक बहुत सीनियर जनरल था। उसका इलाका पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर अटारी का इलाका था, जो अमृतसर से 16 मील दूर है। इससे पहले उसने रंजीत सिंह के साथ भी सर्व किया था और उसकी बेटी की शादी रंजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह से हुई थी। वो अफगान सिख वॉर्स में पेशावर, अटक और मुल्तान में भी लड़ चुका था। कहते हैं पहली एंग्लो सिख वॉर के वक्त शाम सिंह अटारी वाला मिलिट्री ड्यूटी से रिटायर हो चुका था, लेकिन जब यह जंग शुरू हुई तो उसने अपनी मिलिट्री रिटायरमेंट से वापस आने का फैसला किया। उस वक्त उसकी उम्र 60 साल थी। वो सिख काउंसिल ऑफ रीजेंसी में भी शामिल था, जो महारानी जिंद कौर ने नौउम्र राजा दलीप सिंह के होते हुए मामलात को चलाने के लिए बनाई थी। अंग्रेज हिस्टोरियन माइक फाइफर के मुताबिक शाम सिंह अटारी वाला अंग्रेजों के साथ इस जंग के भी खिलाफ था और उसने पहले ये जंग ना लड़ने का मशवरा दिया था। कहते हैं फिरोज शाह की जंग के बाद महारानी ने खुद शाम सिंह को पैगाम भेजा और उसे बुलाया। जब उसने खालसा फोर्स को ज्वाइन किया तो उसकी तेज सिंह और लाल सिंह से झड़प भी हुई कि वो मैदान छोड़कर क्यों भागे। ये भी रवायत है कि शाम सिंह अटारी वाला ने गुरु ग्रंथ पर कसम खाई कि अगर मौका आया तो वो मैदान छोड़कर जाने की बजाय अपनी जान दे देगा। सबराओं की तरफ वापस आते हैं। जब फॉग हटी तो ब्रिटिश आर्टिलरी ने एकदम से तोपों का मुंह खोल दिया। दूसरी तरफ सिख आर्टिलरी ने भी इसे रिस्पॉन्ड किया। 2 घंटे तक दोनों तरफ से तोपें गूंजती रही, गोले फटते रहे। इसके बाद सुबह 9 बजे अंग्रेज फौज की इन्फेंट्री ने अपना एडवांस शुरू किया। सिख फौज अपनी पोजीशन पर ही मौजूद रही। जब तोपों के गोलों की वजह से उठने वाली मट्टी हटी तो अंग्रेज फौज अपनी बंदूकों और बेयोनेट्स के साथ सिख पोजीशंस के करीब पहुंच चुकी थी और दोनों फौजों की 10 ब-10 लड़ाई शुरू हो गई। इसके बाद अंग्रेज कैवलरी ने भी अपना चार्ज शुरू किया। इस मौके पर सिखों ने भी अपना काउंटर अटैक शुरू किया। इस मैदान में लड़ाई दोनों फौजों के लिए ही मुश्किल थी। दरिया के किनारे ये रेतला इलाका था। दोनों तरफ से हैवी इन्फेंट्री फायर हो रहा था और एडवांस करना मुश्किल था। इब्तदाई लड़ाई में ही कैजुअल्टीज दोनों तरफ से हाई थी और ये जंग बहुत खौफनाक थी। फिर फिरोज शाह की तरह वो हुआ जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। सिख कमांडर तेज सिंह ने मैदान जंग से जाने का फैसला कर लिया और वो अपने साथ
कुछ घुड़सवारों को लेकर वहां से निकल गया। माइक फाइफर के मुताबिक उसने पहले भी अपना ज्यादातर वक्त जंग में एक बंकर में गुजारा था, जो उसके लिए इंजीनियर्स ने मैदान जंग के पीछे बनाया था। उसने पुल पार किया और हैरानकुन तौर पर उसके बाद वो ब्रिज जो कि दोनों फौजों का कनेक्शन था, उसकी एक साइड बैठना शुरू हो गई। कुछ सिख अकाउंट्स के मुताबिक ये तेज सिंह ही था जिसने जानबूझकर इस ब्रिज को कमजोर कर दिया था, और ये भी कि उसने अपनी आर्टिलरी को इस ब्रिज पर फायर का ऑर्डर दे दिया कि अंग्रेज फौज इसको क्रॉस ना कर सके। लेकिन ब्रिटिश नैरेटिव ये भी है कि दरिया पर पानी का बहाव तेज होने की वजह से ये पुल कमजोर हो चुका था और ये रिट्रीट करते हुए सिपाहियों का बोझ बर्दाश्त ना कर सका। लेकिन इस ब्रिज के टूटने से 20,000 खालसा फौज दरिया के एक किनारे पर फंस चुकी थी। अब मैदान जंग के हालात बदल रहे थे। खालसा फौज के लिए रिट्रीट मुश्किल होती जा रही थी क्योंकि वो पुल भी डैमेज हो चुका था। गौफ की फोर्स मुसलसल चार्ज कर रही थी और सिख फौज का कमांडर ही मैदान में मौजूद नहीं था। अंग्रेज फौज उन्हें पीछे दरिया की तरफ धकेल रही थी। इसी दौरान अंग्रेज फौज ने अपना इन्फेंट्री और आर्टिलरी फायर और तेज कर दिया। सिख फौज अब फंस चुकी थी, पीछे दरिया और आगे एक चार्ज करती हुई अंग्रेज फौज। कहते हैं पंजाबी फौज में से कुछ ने यह फैसला किया कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, और उनमें उनका एक कमांडर शाम सिंह अटारीवाला भी शामिल था। इस डेस्परेशन में सिख फौज ने एक आखिरी चार्ज करने की कोशिश की, जिसे शाम सिंह अटारीवाला ने ही लीड किया। वो रिट्रीट करने के बजाय वापस मुड़ा और उसने अपने साथियों को साथ लेकर अंग्रेज फौज की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस चार्ज के दौरान कहते हैं कि उसे 7 गोलियां लगीं और उसने मैदान में अपनी जान दे दी। पीछे हटते सिख सिपाहियों के पास अब इस डैमेज्ड पुल पर जाने के सिवा कोई और रास्ता न था। दरिया भी बिखरा हुआ था और उसे तैरकर पार करना भी मुश्किल था। अंग्रेज फौज अपनी गन्स आगे ले आई और उन्होंने अब दरिया पार करते सिख सिपाहियों पर आर्टिलरी फायर शुरू कर दिया। दरिया सिख फौजियों की बॉडी से भर रहा था। कहते हैं दरिया का रंग सुर्ख होने लगा था। एक अफरा तफरी का आलम था जिसने सिख फौज को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया। 10:30 बजे तक ये जंग खत्म हो चुकी थी। खालसा फौज के लिए ये कैटास्ट्रॉफिक दिन था। इस दिन लड़ाई में उनकी कैजुअलिटीज का फिगर 10,000 के करीब बताया जाता है। अंग्रेज फौज की भी 2,283 कैजुअलिटीज थी, जिनमें से 230 सिपाही मैदान जंग में मारे गए थे। सबराओं का मैदान पंजाब का वाटरलू था। इस जंग में पंजाब की फौज की शिकस्त ने पंजाब की तारीख का फैसला कर दिया। ये जंग सिखों के लिए इस मैदान में एक बड़ा धचका साबित हुई। इस शिकस्त के साथ ही पहली एंग्लो सिख वॉर खत्म हो गई। जंग के बाद इसी मैदान से जनरल गौफ ने अपनी फोर्सेस का रुख लाहौर की तरफ कर दिया, जो ज्यादा दूर नहीं था। सिखों के पास अभी भी फौज थी, लेकिन इस फौज ने मुकाबला ना करने का फैसला किया। ऐसे में महारानी की इजाजत से गुलाब सिंह अंग्रेज फौज के कमांडर से 16 फरवरी को कसूर के पास मिला और उसने उसकी तमाम डिमांड्स कबूल कर ली। 20 फरवरी को अंग्रेज फौज लाहौर में अनअपोज्ड एंटर हो गई। 9 मार्च को इस मुआहदे की टर्म्स को लाहौर में फॉर्मलाइज किया गया, जिसे लाहौर एग्रीमेंट का नाम दिया गया। इसके मुताबिक सिखों ने सतलुज और ब्यास के इलाके अंग्रेजों को सरेंडर करने का फैसला कर लिया। इस मुआहदे के तहत सिख खालसा फौज की तादाद भी कम करके 20,000 फौज और 12,000 कैवलरी कर दी गई। लाहौर में ब्रिटिश गैरिजन बनाने का फैसला भी हुआ, जिसके पास 1 साल के लिए लाहौर का कंट्रोल होना था और सिखों की तमाम गन्स भी अंग्रेजों ने कब्जे में ले ली। यह भी तय हुआ कि सिख दरबार अंग्रेज सरकार को 1.5 मिलियन पाउंड देगा। बाद में जब वो ऐसा ना कर सके तो अंग्रेजों ने कश्मीर अपने कब्जे में ले लिया और अमृतसर एग्रीमेंट के तहत कश्मीर को 7,50,000 पाउंड के बदले गुलाब सिंह को ही बेच दिया। और कश्मीर जो उस वक्त पंजाब का हिस्सा था, वो पंजाब से अलग हो गया और एक प्रिंसली स्टेट बन गया। इस मुआहदे के मुताबिक 1 साल तक अंग्रेज फौज ने लाहौर से चले जाना था, लेकिन फिर 16 दिसंबर 1846 को भेरोवाल के मकाम पर एक नया मुआहदा किया गया। इस नए मुआहदे के तहत इंग्लिश एजेंट को लाहौर दरबार के तमाम कामों में हर किस्म की मुदाखलत का इख्तियार भी मिल गया। महाराजा दलीप सिंह की हिफाजत के लिए अंग्रेजी फौज को लाहौर में रहने की इजाजत दी गई, जिसके बदले लाहौर दरबार को 22 लाख रुपए सालाना अंग्रेजों को देने थे। अंग्रेजों की तरफ से हेनरी लॉरेंस को लाहौर में रेजिडेंट नामजद किया गया। इस अहदनामे के मुताबिक एक कौंसल भी बनाई गई, जिसकी जिम्मेदारी लाहौर दरबार के अंदरूनी मामलात को चलाना था। जुलाई 1847 में गवर्नर जनरल ने रेजिडेंट को ये इख्तियार भी दे दिया कि वो कौंसिल के मेंबर्स को हटाकर नामजद कर सकता है और जहां चाहे वो सिख फौज को हटाकर अंग्रेज फौज रख सकता है। भेरोवाल के इस मुआहदे के बाद अंग्रेजों की लाहौर दरबार में मुदाखलत
हद से ज़्यादा बढ़ गई और इस मुआहदे की टर्म्स खासी हद तक आमेज थी। इन मुआहदों का मकसद उस वक्त खालसा आर्मी और लाहौर दरबार को मजीद कमज़ोर करना था। इस जंग के बाद तेज सिंह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सियालकोट का राजा बना दिया और इसे काउंसिल ऑफ रीजेंसी, जो कि लाहौर दरबार के मामलात चलाने के लिए बनाई गई थी, उसका हेड भी मुकर्रर कर दिया। ये तेज सिंह ही था जिसने लाहौर मुआहदे पर दस्तखत किए थे और फिर इसके बाद कोहिनूर भी अंग्रेजों को देने का फैसला किया। तेज सिंह की तमाम मराद भी बरकरार रही जो उसके पास पहले से थी। उसने 1857 की जंग आज़ादी में भी अंग्रेजों का साथ दिया। लाल सिंह, जिस पर इल्ज़ाम था कि वो सिख फौज की सारी इंफॉर्मेशन अंग्रेज़ों को पहुंचा रहा था, उसे जंग के बाद स्टेट का वजीर बना दिया गया। लेकिन उसका गुलाब सिंह से उस वक्त झगड़ा हो गया जब उसने कश्मीर की फरोख्त के वक्त वहाँ के गवर्नर को ख़त लिखा और इसे गुलाब सिंह के लिए ख़राब करने की कोशिश की। उसे फिर एग्जाइल कर दिया गया और वो आगरा चला गया। इस सरेंडर ने लाहौर दरबार को बहुत कमज़ोर कर दिया और खालसा फौज की भी कमर तोड़ दी। लाहौर दरबार की इस आपसी लड़ाई का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कंपनी सरकार ने उठाया, जिसका लाहौर पर मुकम्मल कंट्रोल हो चुका था। एक फॉर्मेलिटी के लिए लाहौर दरबार को सामने रखा गया था, लेकिन पंजाब में ये मॉडल ज़्यादा देर चलने वाला नहीं था। एक तरह से ये पहली एंग्लो सिख वॉर्स कंपनी सरकार के लिए पंजाब के टेक ओवर का पहला मरहला थी। पहली एंग्लो सिख वॉर्स के बाद होने वाले मुआहदे और उनकी जो ऐसी टर्म्स थी, उसके खिलाफ सिखों में बहुत गुस्सा था। वो पंजाब पर राज कर रहे थे, लेकिन इस शिकस्त और इन मुआहदों ने उनका प्राइड हर्ट किया था। सिख जर्नैलों को भी यकीन था कि उनकी शिकस्त अपनों की गद्दारी की वजह से हुई, वरना जंगों का रिजल्ट बड़ा मुख्तलिफ होता। इसलिए जल्द ही अंग्रेज और सिख फौजें दूसरी एंग्लो सिख वॉर्स में एक दूसरे के आमने सामने आने वाली थी, जब मुल्तान और शेर सिंह अटारी वाला ने बगावत कर दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप दूसरी एंग्लो सिख वॉर्स और ख़ास तौर पर चिलियांवाला की लड़ाई के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पर क्लिक करें।